हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाला परिवार पे। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी और उसके बाद हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ कहता था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच एक बल लगता है, वैद्युत बल लगता है, जिसका फार्मूला हमने आपको बताया था। अब हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं आपसे कुछ एक दो छोटे न्यूमेरिकल्स रहेंगे जो कि आवेश के क्वांटीकरण पर बेस्ड होंगे, क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड होंगे और साथ ही साथ इस लेक्चर में हम बात करेंगे जो कूलम्ब्स लॉ था उसका वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ के सदिश कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से लिखना है, उसी पर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं दिलशाद अंसारी और सभी लोग अपना पेन और कॉपी उठा लीजिए और साथ में हमारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे नोट्स बनाते चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बोर्ड पे दो छोटे छोटे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। हमने पिछले लेक्चर में बताया था इलेक्ट्रॉनों की कमी का मतलब होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की प्रकृति, इस पर आवेश व प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो वैल्यूज हमें दी होंगी उनको हम चिपका लेंगे बोर्ड पे। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, एक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन, मतलब हमें क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब n = 1500। उसके बाद पूछ रहा क्या हमसे, आवेश। आवेश का फार्मूला Q = क्या, हमने आवेश का क्वांटीकरण पढ़ा था, Q = होता है Ne। तो Q = हमारा हो जाएगा n की वैल्यू दी हुई है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 1500 इंटू E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो Q = हो जाएगा, इसको लिख लेंगे 15 इंटू 10⁻2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। तो Q = हो जाएगा 15 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 और प्लस की 2 कितनी हो जाएंगी, माइनस की 17। तो Q = हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा तो 15 24 और 10 इंटू 10⁻17। तो Q = हम इसको लिख सकते हैं, 2.4। एक पॉइंट इधर खिसका देंगे 2.4, इसको वैल्यू घटाइए, इसकी बढ़ा देंगे 10⁻16 और आवेश का मात्रक कूलम। तो इस तरीके से जिस वस्तु पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है उस वस्तु पर कितना आवेश आने वाला है, 2.4 इंटू 10⁻16 कूलम। और हम क्या पूछ रहा है हमसे, प्रकृति ज्ञात करिए। अब प्रकृति का मतलब होता है कि पहली बात तो हमें यह देखना रहेगा क्वेश्चन में कि जो वस्तु है उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है या अधिकता। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमसे, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इलेक्ट्रॉनों की कमी का मतलब आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन इतने निकल गए होंगे, और इलेक्ट्रॉन निकल जाने का मतलब है उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई होगी, और इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव चार्ज। तो इस वस्तु से निगेटिव चार्ज निकल गया है, मतलब उस पर क्या आ जाएगा, धनावेश। तो प्रकृति हमारी क्या रहने वाली है, वस्तु पर आवेश जो होगा उसकी प्रकृति रहने वाली है धनावेश। अगर ये क्वेश्चन में हमसे कहता है एक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, क्या कह दे, 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अधिकता का मतलब होता है उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ गए होंगे, और इलेक्ट्रॉन आ गए होंगे मतलब उस पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। तो ध्यान रखिएगा, प्रकृति में जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो उस पर क्या आएगा, धनावेश, और जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो उस पर क्या आने वाला होगा, ऋणावेश। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर का बोर्ड में पूछ लेता है कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। एक कूलम आवेश मतलब इस बार हमें क्या गिवन है, इस बार हमें दिया है आवेश Q = 1 कूलम। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, मतलब n की वैल्यू पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला Q = Ne लगाकर, हमसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब n की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहां से n = हो जाएगा Q/E। वैल्यू रखेंगे, Q की वैल्यू 1/E की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो n = हो जाएगा 1/1.6 और 10⁻19 ऊपर जाएगा, हो जाएगा प्लस का 19। तो n = पॉइंट हटा देंगे, ऊपर 0 बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 10/16 इंटू 10⁻19।
क्या गिवन है हमें 10/16। तो थोड़ा हम क्या करेंगे, इसका एक पावर इसको दे देंगे, ये 100 बना लेंगे, 100/16 और ये रह जाएगी 10⁻18। तो n इक्वल टू हो जाएगा हमारा 100 और इसकी एक पावर कम होने 10⁻18/16। तो n इक्वल टू 100/16, इसको डिवाइड कर लेंगे तो होगा 96, 4 बचा, ये आता है 6.25 × 10⁻18। तो ध्यान रखिएगा, इसको याद भी, ओरल आपको याद भी रखना है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.25 × 10⁻18। तो इसको अब बच्चे कुछ इसको सोच रहे होंगे कि ये तो पॉइंट में आ गया, जबकि हमने आवेश का क्वांटीकरण बताया था कि किसी वस्तु पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पूरे पूरे जाते हैं, मतलब किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। तो डाउट में बिल्कुल मत पड़िएगा। ये 6.25 का मतलब हमारा क्या हुआ, अगर हम इसकी 2 जीरो इसको दे दें, ये हो जाएगा हमारा 625 और ये हो जाएगा 10⁻16। तो कहने का मतलब है ये हमारी एक इंटीजर नंबर है ये हमारा, क्योंकि जब इसको हम अगर इसका 100 हम इसको दे दें तो ये कितना हो जाएगा, 625 पूरा हो गया और 10⁻16। तो इस डाउट में मत पड़िएगा कि ये पॉइंट में है, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पॉइंट में भी मतलब नॉन इंटीजर टाइप में हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो एक कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो एक ये वाला क्वेश्चन था। जब कभी ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉनों की कमी हो तो उस पर क्या आएगा, धनावेश। इलेक्ट्रॉनों की अगर अधिकता होगी तो उस पर आएगा ऋणावेश। जब कभी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्वेश्चन में दी हो, तुरंत आप n रखने के बाद n वैल्यू मालूम हो जाएगी और E हमें ऑलरेडी पता रहता है, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19। हम वहां से क्या करेंगे, Q की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। चलिए एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या किसी वस्तु पर 6 × 10⁻19 कूलाम आवेश संभव है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे आपको करना है ध्यान दीजिएगा। दो क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन है कूलम्स लॉ पे। कूलम्स लॉ क्या है, इसको हम कह सकते हैं छोटा सा क्वेश्चन बल पर बेस्ड है, जिसमें दो आवेशों के बीच जब हम जल रख देंगे तो बल पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, छोटा सा है। इसको पहले देख लेते हैं। क्या किसी वस्तु पर 6 × 10⁻19 कूलाम आवेश संभव है। क्या इतना चार्ज जो है किसी बॉडी पे पॉसिबल है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें ऑलरेडी पता है कि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन या तो चले जाएंगे या तो किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो अब इलेक्ट्रॉन आएंगे या जाएंगे वो हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा क्या होगी, एक पूर्णांक संख्या होगी, इंटीजर होगा n। तो कहने का मतलब है अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर n की वैल्यू क्या आ जाए, इंटीजर पूर्णांक आ रहा है, तो हम कह देंगे हाँ किसी वस्तु पर इतना आवेश पॉसिबल है। तो देख लेते हैं कि क्या किसी वस्तु पर इतना आवेश, क्या हमें गिवन है आवेश। तो आवेश मतलब Q इक्वल टू दिया हुआ है 6 × 10⁻19 कूलाम। हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो फार्मूला होता है Q इक्वल टू NE, यहां से n इक्वल टू हो जाएगा Q/E। तो वैल्यू पुटअप करते हैं। Q की वैल्यू कितनी गिवन है, 6 × 10⁻19/E। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻19। कैंसिल आउट, क्या बचेगा 6/1.6, पॉइंट हटाएंगे ऊपर, जीरो बढ़ेगा, कितना आ रहा है 60/16। तो n इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है, 60/16। तो हम देख सकते हैं कि जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा एक इंटीजर नहीं आएगा, मतलब यहां से जो n इक्वल टू मतलब कहने का है जो n है हमारा एक पूर्णांक नहीं है। अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो कितनी आएगी, 16, 48, 4, 12, 16, ये लगभग में ये कुछ आने वाला है। तो हम देख रहे हैं कि n की वैल्यू क्या आ रही है, हमारी पॉइंट में आ रही है। इसका मतलब है उस बॉडी पर इतने इलेक्ट्रॉन्स हों तब इतना चार्ज होगा, जबकि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं कैसे, ये इंटीजर नहीं है, मतलब कहने का है कि उस बॉडी पर ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर यही n की वैल्यू आ जाती हमारी, मान लिया 5 या 4 या 6, इस तरीके से कुछ वैल्यू आ जाती, मान लेते हैं कि हमने इसको सॉल्व किया और n की वैल्यू 5, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से आती है, तो हम कहेंगे हाँ इस बॉडी पर इतना चार्ज पॉसिबल होगा।
जबकि n की वैल्यू क्या आ रही है, एक पूर्णांक नहीं है, इसलिए हम कहेंगे इस बॉडी पर कोई भी बॉडी हो उस पर इतना चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, कभी कहे कि ये क्या चार्ज संभव है इस पर, तो हम पहले क्या निकालेंगे, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर वो पूर्णांक है तो हाँ कहेंगे चार्ज पॉसिबल है, और अगर n की वैल्यू पूर्णांक नहीं है तो कहेंगे इस बॉडी पे इतना चार्ज पॉसिबल नहीं है। क्लियर है। अगला एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा था, पिछले लेक्चर्स में हमने आपको बताया था FA/FM इक्वल टू K। सभी ने ये पढ़ा था। FA क्या है, एयर। एयर में मतलब जब मान लिया कोई दो चार्ज हैं, एक है प्लस Q1 और दूसरा है प्लस का Q2। दो चार्ज हैं, मान लिया ये चार्ज अभी जो रखे हैं दोनों चार्जों के बीच क्या है, वायु या निर्वात भी कह सकते हैं। तब इन दो आवेशों के बीच जो बल होता है उसको हम FA बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद FA की वैल्यू गिवन है हमें 162 न्यूटन, इतना फोर्स लग रहा है जब दोनों चार्जों के बीच क्या है, वायु। क्वेश्चन में कहेगा कि अब हमने क्या किया, इन्हीं दोनों आवेशों के बीच जो Q1 और Q2 थे, इनके बीच हमने क्या रख दिया, जल। कहने का मतलब है दोनों आवेशों के बीच जल रख दिया गया। क्या रख दिया गया, जल। तब पूछ रहा है जल का K दिया हुआ है, K हमने बताया था जिसको कहते हैं माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। तो K FA इक्वल टू FM इक्वल टू होता है K। तो यहां से हम क्या करेंगे, FA जब चार्जों के बीच एयर थी तब वो आवेश Q1 और Q2 थे, हमने उनके बीच क्या रख दिया, जल। तो जल रखने से अब बल कितना हो जाएगा ये हमसे पूछ रहा है। तो FA/FM इक्वल टू K है FA, तो लिख लेंगे FA/FM। M मतलब मीडियम, कोई भी मीडियम हो सकता है। तो यहां पे मीडियम हमारा क्या है, जल। दो आवेशों के बीच जल रख दिया इक्वल टू K। K किसका रखेंगे, जो मीडियम रखा गया है आवेशों के बीच में। ठीक है। तो यहां से FA कितना गिवन है, 162 अपान, ये पूछ रहा है हमसे जब आवेशों के बीच हमने जल रख दिया तो बल कितना हो जाएगा, इक्वल टू जल का परावर्तांक हमें दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 81। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2। तो यहां से जब जल रख दिया गया तो दो आवेशों के बीच जो बल हो जाएगा कितना आ जाएगा, 2। तो हम इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, यहां से हम थोड़ा K का वैल्यू और समझ लेते हैं कि आखिर K ये है क्या। तो हमने देखा कि जब वायु थी तो दो आवेशों के बीच बल कितना था, 162 न्यूटन। और जब हमने क्या किया, दोनों आवेशों के बीच क्या रख दिया, जल, तो अब आवेशों के बीच बल कितना रह गया, केवल 2 न्यूटन। कहने का मतलब है 162 न्यूटन से केवल 2 न्यूटन बल रह गया। इसका मतलब है 81 गुना बल घट गया। 162 से 2 न्यूटन, तो 81 गुना बल घटने का मतलब है वही उसका K होगा। तो किसी माध्यम का जितना K होता है, इसका मतलब है अगर हम उस माध्यम को उन दो आवेशों के बीच रख दें तो उतने गुना बल की वैल्यू घट जाएगी। यही K का मतलब होता है। क्लियर है। अब हम बात करने वाले हैं, किस पर बात करने वाले हैं, जो कूलाम का नियम है उसके सदिश रूप पर हम चलते हैं। तो कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पर हम चलते हैं। ठीक है। कूलाम के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, जैसा कि डायग्राम दिख रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इसमें हमें दो चार्ज Q1 और Q2 रखे हुए हैं। यहाँ पे Q1 चार्ज और ये वाला Q2 चार्ज। इस Q1 चार्ज का स्थित सदिश कितना है, R1 वेक्टर, और इस Q2 चार्ज का स्थित सदिश कितना है, R2 वेक्टर। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों जो आवेश हमारे हैं पॉजिटिव चार्ज हैं। कैसे चार्ज हैं, पॉजिटिव, मान सकते हैं दोनों जो चार्ज हैं वो पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव होने का मतलब है, कूलम्स लॉ कहता है कि ये दोनों जो चार्ज होंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब प्रतिकर्षित करेंगे। तो F2, ये Q2 चार्ज Q1 पर इस तरफ फोर्स लगाएगा और Q1 Q2 पर चार्ज Q1 Q2 पर इस तरफ रिपल्सन फोर्स लगाएगा। ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे F12 वेक्टर और इसको लिखेंगे F21 वेक्टर। इसको थोड़ा पढ़ने में देख लेते हैं कैसे इसको पढ़ना है हमें। जैसे लिखा हुआ है F12 वेक्टर, इसको पढ़ेंगे क्या हम, जो पहले लिखा होगा इसको लिखेंगे पर और दूसरा वाला इसको कहेंगे द्वारा। कहने के क्या मतलब है, इसको हम पढ़ेंगे पहले चार्ज पर दूसरे चार्ज के द्वारा बल। ठीक है। पर मतलब ऑन और द्वारा मतलब बाई।
फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। ठीक है, पहले आवेश पर दूसरे आवेश के द्वारा बल, इसको हमें इस तरीके से पढ़ना है। इसी तरीके से F21 वेक्टर हम क्या पढ़ेंगे, दूसरे आवेश पर पहले आवेश के द्वारा बल। पहले आवेश पर दूसरे आवेश के द्वारा बल इस तरफ लगेगा F12 वेक्टर, दूसरे आवेश पर पहले आवेश के द्वारा बल इस तरफ लगेगा, तो इस पर इस तरफ लगेगा, तो दूसरे चार्ज पर पहले चार्ज के द्वारा बल। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, जो दोनों हमारे Q1 वेक्टर और Q2 वेक्टर, Q1 चार्ज और Q2 चार्ज हैं, इनके सदिश रूप बीच में किस तरीके से लिखेंगे, R12 वेक्टर क्या है, Q1 से Q2 की ओर वेक्टर, और दूसरा लिखेंगे R21 वेक्टर Q2 से Q1 की ओर सदिश। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम थोड़ा लगा देंगे, सदिश का नियम लगा देंगे। R1 वेक्टर, R2 वेक्टर और ये जो दोनों वेक्टर हैं, इनके बीच हम थोड़ा रिलेशन लिख लेंगे। पहले हम रिलेशन लिख लेंगे R12 वेक्टर, R1 वेक्टर और R2 वेक्टर के बीच। तो आपको ये पता होगा कि R1 वेक्टर, R12 वेक्टर, अगर हम इसको इस तरीके से दिखा दें, तो हम इसको और इसको देखें अगर, तो हमें ये सदिश और ये सदिश एक डायरेक्शन में दिख रहा है और R2 वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा है। तो आपको पता होगा, 11th में आपने पढ़ा होगा कि R1 वेक्टर देखिएगा किस तरीके से लिखेंगे, R1 वेक्टर प्लस लिखेंगे R12 वेक्टर, और अब R12 वेक्टर की डायरेक्शन में चल के जब ऐसे चलेंगे तो ये अपोजिट दिख रहा है हमें, क्योंकि R2 वेक्टर इस तरफ है, तो इसको लिखेंगे -R2 वेक्टर इक्वल टू सम सभी का क्या होगा, 0। कहने का मतलब है R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक है, अपोजिट जो होगा उसका निगेटिव साइन लेके इक्वल टू क्या कर देंगे, 0। यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, हम यहां से निकाल लेंगे R12 वेक्टर। तो यहां से हमारा R12 वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा, ये उस तरफ जाएगा R2 वेक्टर और ये जाएगा -R1 वेक्टर। इन द सेम वे, ठीक इसी तरीके से हम लोग R1 वेक्टर, R21 वेक्टर और R2 वेक्टर के बीच रिलेशन लाएंगे। तो हम देख रहे हैं इसमें R2 वेक्टर, R21 वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है और R1 वेक्टर अपोजिट है। तो अब हम क्या लिखेंगे, R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इक्वल टू 0। तो लिख लेते हैं R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर, और R1 वेक्टर देखिए अपोजिट में है, तो इसको लिखेंगे -R1 वेक्टर इक्वल टू 0। यहां से हम क्या निकाल लेंगे, R21 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव, और ये उधर जाएगा माइनस का R2 वेक्टर। इस तरीके से हमने क्या किया, R12 वेक्टर और R21 वेक्टर को R1 वेक्टर और R2 वेक्टर के टर्म में निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम फोर्स निकालेंगे कि Q2 ने Q1 पर कितना फोर्स लगाया और Q1 ने Q2 पर कितना फोर्स लगाया। इसी को हम वेक्टर फॉर्म में लिखने वाले हैं। चलिए देखते हैं, पहले हम क्या लिख लेंगे, Q1 पर Q2 के द्वारा बल, Q1 पर Q2 के द्वारा बल, Q1 पर Q2 के द्वारा बल, जिसको हम क्या लिखते हैं, F12 वेक्टर। Q1 मतलब 1 पर दूसरे के द्वारा बल, F12 वेक्टर इक्वल टू कूलम्स लॉ फार्मूला आपको पता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर मतलब बीच की डिस्टेंस, लेकिन हम यहां पर क्या चल रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में चल रहे हैं। तो देखिएगा F12 वेक्टर को देखिए, F12 वेक्टर और R21 वेक्टर देखिए एक ही डायरेक्शन में आपको दिख रहे हैं। कौन कौन, F12 वेक्टर और R21 वेक्टर। तो हम इसको अपान में R स्क्वायर को क्या लिखेंगे, R21 वेक्टर, R21 वेक्टर। ठीक है, अब उसके बाद हमें एक चीज और लिखनी होगी। क्या लिखनी होगी, अब हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम कोई भी सदिश होता है उसका परिमाण होता है और डायरेक्शन होती है। हम डायरेक्शन को कैसे लिखेंगे, एकांक सदिश के टर्म में, यूनिट वेक्टर के टर्म में। तो इस R21 वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या बनेगा हमारा,
R21 कैप। कैप का मतलब एकांक सदिश, ये हमें डायरेक्शन बताएगा, ये उसका मैग्नीट्यूड और ये उसका डायरेक्शन। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई अच्छी तरीके से अगर लिखना चाहें तो इस तरीके से R21 वेक्टर, क्यों? क्योंकि F1 वेक्टर और R21 वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, तो R21 वेक्टर का मॉड और उसका स्क्वायर, क्योंकि नीचे क्या लिखा जाता है? वैल्यू लिखी जाती है, वैल्यू मतलब मॉड। ठीक है, अब F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान। अब हम क्या करेंगे? अब हम R21 वेक्टर को देखिए ये लिखने वाले हैं, इसीलिए हमने पहले R21 वेक्टर, R1 वेक्टर और R2 वेक्टर के बीच रिलेशन पहले से लिख लिया, चिपका दिया था इसको। चलिए R21 वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड और उसका स्क्वायर। अब ये क्या है? हमारा एकांक सदिश। अब एकांक सदिश को हम वेक्टर और मैग्नीट्यूड के टर्म में कैसे लिखते हैं? आपको पता होगा, कोई एकांक सदिश जो होता है, अगर कोई सदिश है हमारा ए वेक्टर, उसका एकांक सदिश ए कैप इक्वल टू होता है ए वेक्टर अपान मॉड ऑफ ए वेक्टर, जिसको हम लिखते हैं ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर को हम क्या कह सकते हैं? ए। ठीक है, तो अच्छा बताइएगा, इसको और इसको देखकर, जैसे ये भी कैप लगा है, तो इसको हम कैप को क्या लिखेंगे? R21 वेक्टर का सदिश अपान में उसका परिमाण। परिमाण मतलब R21। ठीक है, अब देखिएगा इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में ये होगा हमारा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और उसका क्या लगा हुआ है? मॉड का स्क्वायर। हाँ सॉरी, ये चीज़ छूट गई, क्योंकि हम मॉड लगा रहे हैं तो वेक्टर भी लगा देंगे। ठीक है, लेकिन अब एक चीज़ देखिएगा, ये हमारा और ये, हाँ सॉरी, थोड़ा इसको सही कर लेते हैं। सही करने का मतलब क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू अभी नहीं रखेंगे, R21 वेक्टर इक्वल टू ये नहीं रखेंगे, अभी इसको ऐसे चलने देते हैं R21 वेक्टर और उसके मॉड का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एक ये हमें मिल गया और ये भी सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? Q1 Q2 अपान ये हमारा हो जाएगा R21 वेक्टर के मॉड की पावर 3, और वो क्या चल रहा है हमारा? R21 वेक्टर। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? अब इसमें हम वैल्यू रख देंगे। अब R21 वेक्टर की वैल्यू क्या गिवन है हमें? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, इसको हटाते हैं। F12 वेक्टर इक्वल टू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान नीचे क्या था हमारा? R21 वेक्टर के मॉड की पावर 3, और क्या था? R21 वेक्टर। ठीक है, अब हम वैल्यू रख देंगे इसकी, तो F12 वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R21 वेक्टर की वैल्यू क्या है? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मॉड की पावर 3 इंटू R21 वेक्टर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इस तरीके से F12 की वैल्यू हमने सदिश रूप में लिख ली। F12 वेक्टर इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और अपान में R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मॉड की पावर 3 और R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, ध्यान क्या रखना है आपको? लिखना किस तरीके से है? लिखना इस तरीके से है, जब आप यहां पर जो चार्ज लिख रहे हैं पहले उसी का स्थिर सदिश आपको लिखना है। यहां पर आपका क्या है? पहला चार्ज मतलब Q1, तो आपको Q1 का ही स्थिर सदिश पहले यहां पे लिखना है। Q1 का स्थिर सदिश क्या था? R1 वेक्टर, तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और यहां पर भी सेम उसी तरीके से लिखना है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अब हम निकालने वाले हैं F21 वेक्टर का
स्थित सदिश किस तरीके से F21 वेक्टर आने वाला है। ठीक है, देख लेते हैं इसको। F21 वेक्टर का मतलब Q2 पर Q1 के द्वारा बल। अब हम क्या लिखेंगे, Q2 पर Q1 के द्वारा बल। बल कौन सा, वैद्युत बल, इस चीज को ध्यान रखिए। Q2 पर Q1 के द्वारा बल कितना है, F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब देख रहे हैं आप F21 वेक्टर की डायरेक्शन में हमें क्या दिख रहा है, R12 वेक्टर। F21 वेक्टर की डायरेक्शन में R12 वेक्टर, तो अपान में जो R स्क्वायर होगा वो क्या होगा हमारा, R12 वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। और ये तो हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। अब डायरेक्शन क्या लिखेंगे, इसी के डायरेक्शन में एकांक सदिश क्या होगा हमारा, R12 कैप। ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R12 वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिखेंगे, R12 कैप को इस तरीके से ही लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे R12 वेक्टर अपान में परिमाण, मतलब R12 वेक्टर का परिमाण, ये उसका सदिश, ये उसका परिमाण, जिस तरीके से ये लिखा था। तो F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान, ये 2 पावर और 1 पावर, ये कितनी हो जाएंगी, R12 के R12 वेक्टर के पावर 3, और ये क्या हो गया, R12 वेक्टर। ठीक है, अब R12 वेक्टर कितना हमारा, अब R12 इसलिए हमने पहले निकाल लिया था, कितना था, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R12 वेक्टर को क्या लिखेंगे, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मॉड की पावर 3, और R12 वेक्टर को क्या लिख देंगे इधर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इस तरीके से हमारा F21 वेक्टर के फॉर्म में आ गया। तो F21 वेक्टर इक्वल टू आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान। अब आप इसको ध्यान रखिएगा, यहां पहले क्या गिवन है हमें, 2, तो पहले हम मतलब 2 मतलब Q2 चार्ज यहां पे है, तो हम Q2 चार्ज का ही पहले स्थित सदिश लिखेंगे। Q2 चार्ज का स्थित सदिश हमें क्या दिया था, R2 वेक्टर, तो पहले R2 वेक्टर ही लिखेंगे माइनस R1 वेक्टर। सेम यहां पर भी हम उसी तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अभी हमने थोड़ा इसको पहले वो F12 वेक्टर हटा दिया था, इसको आप लोग नोट्स बनाते चले साथ में। अभी अब देख लीजिएगा कि जो कूलम्स लॉ है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ, जिसको बोलते हैं न्यूटन का तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, उसका फॉलो करता है। अभी F12 वेक्टर हमारा क्या आया था, F12 वेक्टर इक्वल टू आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अगर आपको ध्यान हो, हमने बोला था 1, तो पहले किसका स्थित सदिश, 1 का माइनस दूसरे का के मॉड की पावर 3, और यहां पर था R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये अभी हमारा आया था F12 वेक्टर, और F21 वेक्टर क्या आया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मॉड की पावर 3 और R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अगर हम आपसे पूछें कि F12 वेक्टर जो आया था और जो ये आया है F21 वेक्टर, इन दोनों में रिलेशन क्या दिख रहा है, तो रिलेशन हमें ये दिख रहा है, अगर हम यहाँ से माइनस साइन कॉमन कर लें, अगर यहाँ से माइनस साइन कॉमन करें तो ये हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। कहने का मतलब है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, F12 वेक्टर को इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ से माइनस साइन कॉमन कर लें तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मॉड की पावर 3, और ये हो जाएगा हमारा माइनस साइन कॉमन करने पर हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर।
अब बच्चे इस डाउट में ना पड़े कि यहां पर भी माइनस साइन कॉमन हो जाएगा, क्योंकि ये क्या लगा हुआ है, माड। माड का अगर हम, क्योंकि यहां परिमाण लगा हुआ है, परिमाण मतलब पॉजिटिव वैल्यू, इस चीज को ध्यान रखिएगा। हमें माइनस चिन्ह यहां से मतलब होगा, जब यहां से माइनस कॉमन किया तो ये बन गया हमारा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और ये वैल्यू हमें क्या दिख रही है, इतनी। ये हमारा ये और ये देखिए सेम है, आपको दिख रहा है। तो ये वैल्यू हमारी क्या दी हुई है, F21 वेक्टर। तो इसको लिखेंगे F12 वेक्टर इक्वल टू, क्या बाहर रह गया, माइनस, और ये हमारा क्या है, F21 वेक्टर। तो कहने का मतलब है F12 वेक्टर इक्वल टू होता है माइनस F21 वेक्टर। मतलब दोनों जो फोर्स होते हैं जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देख लेते हैं। कहने का मतलब है हमारा क्या आया, F12 वेक्टर इक्वल टू क्या आया है, माइनस F21 वेक्टर। तो ध्यान रखिए, बोर्ड में यह भी पूछता है कि प्रूफ करिए, सिद्ध करिए कि जो कूलम्स लॉ है वो न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। पालन करता है मतलब आपको यह प्रूफ करना पड़ेगा कि F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, F12 वेक्टर निकालना पड़ेगा जो ये आया था, उसके बाद F21 वेक्टर निकालना पड़ेगा। जब आप इन दोनों को देखेंगे तो केवल इस चीज में हमें डिफरेंस लग रहा होगा, यहां R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर है, यहां R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर है। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, इससे माइनस साइन कॉमन किया, माइनस बाहर हो गया, तो ये बन गया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और ये जो अभी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर ये हमारा है, वही तो हमारा F21 वेक्टर है। मतलब इतना वैल्यू हमें क्या है, F21 वेक्टर। तो F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर। तो F12 इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर। कहने का मतलब है जो कूलम्स लॉ है वो कूलाम का नियम, कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। तृतीय नियम का पालन करता है। आपसे पूछ सकता है कि सिद्ध करो कि कूलम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का क्रिया प्रतिक्रिया नियम का फॉलो करता है। आपको यहां तक आना पड़ेगा, तब आप इसको लिख सकेंगे। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जैसा आप फोर्स लिख रहे हैं उसी तरीके से आप यहां पे लिखना है। पहला 1 है तो यहां R1 वेक्टर, बाद में 2 है तो R2 वेक्टर, यहां 2 है तो R2 वेक्टर, यहां 1 है तो R1 वेक्टर। सेम उसी तरीके से यहां भी लिखना है। यही आपका कूलम के नियम का सदिश रूप है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब हम बात करने वाले हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। जो कूलम का नियम है उसका अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है। जैसा कि डायग्राम आप देख रहे हैं, डायग्राम में हम देख रहे हैं कि एक Q1 चार्ज रखा हुआ है सेंटर पे, इसके चारों ओर बहुत से चार्ज रखे हुए हैं। जब 2 से ज्यादा चार्ज हो जाएंगे तो हम बोलेंगे आवेशों का एक निकाय हो गया। निकाय समझते हैं, 2 से ज्यादा, 2 या 2 से अधिक अगर चार्ज हैं तो उसको हम निकाय बोलते हैं। तो एक Q1 चार्ज है और उसके अराउंड कई चार्ज रखे हुए हैं, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 और डॉट डॉट ऐसे Qn। n की वैल्यू हमें पता नहीं कि यहाँ 10 भी हो, मतलब 7, 8, 9, 10 इस तरीके बहुत चार्ज हैं। तो अगर हमसे कोई पूछे कि इस चार्ज पर टोटल नेट फोर्स कितना लगेगा, तो हम कैसे निकालेंगे, सुपरपोजिशन करके। क्या कहता है सुपरपोजिशन सिद्धांत, कई आवेशों के निकाय में किसी एक आवेश पर कार्यरत बल, कई आवेशों के निकाय में, एक ये निकाय है बहुत से आवेशों का, किसी एक आवेश पर कार्यरत बल, मान लिया हमें किस पर बल निकालना है, Q1 पर। ठीक है, तो क्या कहता है, किसी एक आवेश पर कार्यरत बल अन्य सभी आवेशों के द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। कहने का मतलब है इस आवेश पर ये जितने भी आवेश बल लगाएंगे सभी बलों का जो सदिश योग होता है वही इस आवेश पर नेट बल होता है। ठीक है, तो किस तरीके से इसको लिखेंगे, इस आवेश पर बल, इसको हम लिख सकते हैं F वेक्टर। इस आवेश पर नेट बल कितना लगेगा, तो इस आवेश पर ये भी बल लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये लगाएगा। तो जब Q2 आवेश इस पर लगाएगा मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, Q1 पर Q2 के द्वारा बल। इसको हम क्या लिखते हैं, F12 वेक्टर। 1 मतलब Q1 पर Q2 के द्वारा बल, प्लस ये भी इस पर बल लगाएगा 1 पर 3 के द्वारा, मतलब
13 वेक्टर Q1 पर Q3 के द्वारा। ऐसे ये वाला भी इस पे लगाएगा, इसको हम क्या लिखेंगे F14 वेक्टर प्लस ये लगाएगा पांचवा आवेश Q4 लगाएगा Q1 पर, इसको लिखेंगे F15 वेक्टर प्लस F16 वेक्टर डॉट डॉट। ऐसे कहाँ तक आवेश गिवन है हमें, तो इसको लिखेंगे F1n वेक्टर। इस तरीके से सभी आवेशों के द्वारा जो इस पर नेट बल लगेगा, सभी बलों का क्या होगा, वेक्टर सम होता है, वेक्टर फॉर्म में जोड़ना पड़ता है। इसी को हम अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में अभी जो हमने अभी कूलम्स के नियम का वेक्टर फॉर्म लिखा था, अगर उस फॉर्म में हमें लिखना हो तो किस तरीके से लिखेंगे देखिएगा। थोड़ा सा कठिन है, कठिन नहीं कह सकते, लेकिन बस समझने की बात है। तो अध्यारोपण सिद्धांत के बाद अब हम इसको कूलम्स लॉ जो अभी हमने वेक्टर फॉर्म बताया था, उस फॉर्म में इसको लिखने वाले हैं। इस आवेश पर नेट बल हम निकाल रहे हैं, तो लिखेंगे F वेक्टर मतलब नेट बल F वेक्टर इक्वल टू, अभी कूलम्स लॉ क्या था हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों आवेशों का मल्टीप्लाई, पहले इन दोनों के बीच देखेंगे, एक समझ लीजिए, बाकी आप लिखते चले जाएंगे। तो Q1 और Q2 के बीच क्या लिखेंगे, Q1 Q2 अपान में क्या था याद करिए, हमने कहा था अभी हम किसके किसके बीच बल देख रहे हैं, Q1 और Q2 के बीच। तो 1 मतलब अगर इस आवेश का स्थित सदिश है R1 वेक्टर और इसका क्या होगा स्थित सदिश R2 वेक्टर, ऐसे इसका स्थित सदिश होगा R3 वेक्टर, R4 वेक्टर, R5 वेक्टर, R6 वेक्टर और इसका स्थित सदिश होगा Rn वेक्टर। एक समझ लीजिए, बाकी आप ऑलरेडी अच्छी तरीके से कर लेंगे इसको। इसके बीच, जब इसके बीच देखेंगे तो हम क्या निकाल रहे हैं, पहले इनके बीच बल। तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, किस पर बल निकाल रहे हैं, Q1 पर, तो पहले किसका लिखेंगे, Q1 का स्थित सदिश माइनस Q2 का स्थित सदिश, उसका मॉड और उसकी पावर 3, और फिर क्या लिखे थे हम, R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर। कोई दिक्कत, पहले हम किस पे बल निकाल रहे हैं, Q1 पर, जिस पे पहले निकाल रहे होते हैं उसका स्थित सदिश पहले लिखा जाता है, वहां पर यहां पर भी वैसे लिखने वाले हैं हम, और बाद वाला अब अच्छा बताइएगा प्लस, अब इसके द्वारा इस पर बल किस पे लगेगा, Q1 पर, Q1 पर बल लगेगा, तो हम क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों के बीच बल होगा Q1 Q3 अपान, किस पर बल निकाल रहे हैं, Q1 पर, तो पहले इसी का सदिश R1 वेक्टर माइनस, अब किसका स्थित सदिश R3 वेक्टर और उसके मॉड की पावर 3 और R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर। क्लियर है, इस तरीके से हम इसके बीच क्या लिखने वाले होंगे, ऐसे बहुत से हमें लिखने पड़ेंगे। जब इनके भी लिखेंगे, पहले इसी का सदिश लिखना होगा क्योंकि हम Q1 पर बल निकाल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, Q1 Q4 इनके बीच अपान में क्या लिखेंगे, R1 वेक्टर माइनस R4 वेक्टर के मॉड की पावर 3 और R1 वेक्टर माइनस R4 वेक्टर प्लस इनके बीच 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनके बीच मतलब Q1 Q5, बल किस पर, Q1 पर, तो पहले इसी का स्थित सदिश R1 वेक्टर माइनस इसका स्थित सदिश R5 वेक्टर के मॉड की पावर 3 और क्या लिखेंगे R1 वेक्टर माइनस R5 वेक्टर। अब इसके द्वारा इस पर बल, मतलब बल तो हमें इसी पे निकाल रहे हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद Q1 Q6 अपान में बल किस पर है, Q1 पर, तो R1 वेक्टर माइनस R6 वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं, और R1 वेक्टर माइनस R6 वेक्टर प्लस, अब इस पर निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या लिखेंगे Q1 Qn, पता नहीं कौन सा चार्ज है, अपान में R1 वेक्टर माइनस इसका स्थित सदिश Rn वेक्टर के मॉड की पावर 3 और R1 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर। इस तरीके से हम सभी आवेशों का Q1 पर जो बल लग रहा है सभी का वेक्टर सम करते हैं। ठीक है, तो F इक्वल टू हो जाएगा, F वेक्टर इक्वल टू
हमें कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन ले सकते हैं 1/4πε0 कॉमन ले सकते हैं। सभी को दिख रहा है, क्लियर है? एनी डाउट हो तो आप कमेंट में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं कि जहाँ पे आपको कोई डाउट लग रहा हो। तो कॉमन क्या मिल जाएगा, 1/4πε0। अब इसको हम आज ज़्यादा नहीं लिखने वाले हैं, बस समझ लीजिएगा 1/4πε0 कॉमन होने के बाद पहले टर्म ये बचेगा, दूसरा ये बचेगा, तीसरे से हमारा ये वाला टर्म बचेगा। इस तरीके से जितने भी चार्ज होंगे सभी आवेशों का Q1 पर जो फोर्स लग रहा है उसका वेक्टर फॉर्म लिखकर सभी का वेक्टर सम कर देंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से हम सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज करते हैं, जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्लियर है? इसी तरीके से आप सभी कॉमन करने के बाद सभी वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि जिस पर आप बल निकाल रहे हो उसका स्थित सदिश आपको पहले लिखना है। जब आप Q1 पर बल निकाल रहे थे किसके द्वारा, Q2 के द्वारा, तो Q1 पर निकाल रहे हैं तो पहले Q1 का ही स्थित सदिश लिखेंगे, बाद में Q2 का स्थित सदिश, और फिर बाद में लिखते हैं जिस तरीके से यहां लिखा जाता है उसी तरीके से R1 वेक्टर माइनस सॉरी ये R2 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इस तरीके से हम सुपरपोजिशन समझ सकते हैं। क्लियर है? हम थोड़ा और ये देख लेते हैं जो कूलम्स लॉ जो होता है, अगर दो आवेश Q1 और Q2 अगर रखे हैं कितनी डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे, तो इनके बीच जो फोर्स होता है F वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इस चीज़ में बस एक चीज़ और ये ध्यान रखिएगा, इस बल को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत बल। जो आवेशों के बीच बल लगता है इसको हम बोलते हैं वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा वैद्युत बल जो है ये कूलम्स लॉ में जो वैद्युत बल इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ये एक केंद्रीय बल है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सेंट्रल फोर्स होता है ये केंद्रीय बल। अब बात आती है केंद्रीय बल का मतलब क्या है। केंद्रीय बल का मतलब होता है कि अगर दो आवेश हैं Q1 और दूसरा है Q2, तो अगर ये दोनों पॉजिटिव है, मान लेते हैं दोनों पॉजिटिव हैं, तो इस पर फोर्स इस तरफ लगेगा और इस चार्ज पर फोर्स इस तरफ। कहने का मतलब है जो दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा है, दो आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है उसी रेखा के अनुदिश दोनों बल लगते हैं। कहने का मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि Q1 चार्ज यहां रखा है और Q2 चार्ज यहां रखा है, Q1 पर इधर लगे और Q2 पर इस तरफ लग जाए, ये गलत है। केंद्रीय बल का मतलब है जो दोनों आवेशों को मिलाने पर जो रेखा हमें मिलेगी उसी रेखा के अनुदिश दोनों बल लगते हैं, चाहे आकर्षण का हो चाहे प्रतिकर्षण का हो। मान लिया Q1 हमारा पॉजिटिव चार्ज था और Q2 हमारा निगेटिव चार्ज है, तो अब इनके बीच बल आकर्षण का होगा इस तरीके से। तो अभी भी दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा है उसी रेखा के अनुदिश ही दोनों के बीच बल लगेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय बल। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो कूलम्स लॉ में जो होता है, जो बल होता है वैद्युत बल, ये बल कहने का मतलब है अगर Q1 ने Q2 पर, मान लिया Q1 ने Q2 पर लगाया 4 न्यूटन बल, समझ लीजिएगा इसको। एक चीज और ये कि Q1 ने Q2 पर कितना बल लगाया, 4 न्यूटन, ठीक है। अब एक और चार्ज आ गया Q3 चार्ज, मतलब अभी दो चार्ज थे तो उनके बीच बल लग रहा होगा। तो Q1 ने Q2 पर बल लगाया 4 न्यूटन। अब Q3 आने से Q3 भी इस पे बल लगाएगा, जिसकी दिशा इस तरीके से होगी, इस तरफ, मान लेते हैं 5 न्यूटन। कहने का मतलब है Q1 ने Q2 पर बल लगाया 4 न्यूटन, Q3 ने Q2 पर बल लगाया 5 न्यूटन। तो अब अगर हम कहें Q2 पर नेट बल कितना लगेगा, तो नेट बल निकालने के लिए इन दोनों बलों का वेक्टर सम हम निकाल लेंगे। मतलब हमारा कहने का इसमें यह है कि अगर कोई आवेश उस दूसरे आवेश पर बल लगा रहा है और तीसरा आवेश या चौथा आवेश भी आ जाए, तो किसी एक आवेश के द्वारा लगाया गया बल की वैल्यू चेंज नहीं होती है, जबकि उस आवेश पर नेट बल चेंज हो जाता है। कहने का मतलब अगर Q1 और Q2 जब थे तो Q1 ने Q2 पर कितना बल लगाया, 4 न्यूटन, और Q3 के आने से Q3 ने Q2 पर कितना बल लगाया, 5 न्यूटन। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि Q3 के आने से Q1 के द्वारा जो इस पे बल लगाया गया था 4 न्यूटन, क्या ये बदल जाएगा? अभी भी 4 न्यूटन ही इस पे लगाएगा। कहने का मतलब Q1 के द्वारा Q2 पर 4 न्यूटन ही बल लगेगा, इसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। जबकि अगर हम आपसे पूछें Q2 पर अब नेट बल कितना है, नेट बल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि किसी अदर आवेश के आने से किसी एक आवेश के द्वारा जो बल लगता है बल की वैल्यू चेंज नहीं होती है, जबकि उस आवेश पर नेट बल की वैल्यू चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक देख लेते हैं,
मान लिया Q2 पर बल लगा था, सिंपल वे में देख लेते हैं 6 न्यूटन, और Q3 ने Q2 पर लगाया 8 न्यूटन, तो अब Q2 पर नेट बल कितना हो जाएगा 10 न्यूटन। पाइथागोरस से इसको लगा लेंगे तो इस तरीके से, या सदिशों के समांतर चतुर्भुज के नियम से हम आपको पता भी होगा ये कि Q1 ने Q2 पर कितना बल लगाया था 6 न्यूटन, Q3 ने Q2 पर कितना लगाया 8 न्यूटन। तो Q1 का अब जब Q3 आ जाएगा तब भी Q1 का इस पर बल कितना लगेगा 6 न्यूटन ही लगेगा, लेकिन इसके आने से इस आवेश पर जो Q2 रखा था, इस आवेश पर नेट बल की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जबकि इंडिविजुअल अलग अलग आवेशों का जो बल था वही लगता रहेगा। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आई होप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचता रहे। चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।